हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 9 क्लास का ज्योग्राफी है दोस्तों। अपवाह तंत्र पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। अपवाह तंत्र है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, क्लास 9th का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा जूम कर लेते हैं साथियों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। अप्रवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील हुआ, समुद्र या महासागर में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चलिए हम लोग फिगर में थोड़ा समझ लेते हैं। चित्र 3.1 में दोस्तों देखिए, धारा अ और धारा ब दोस्तों दोनों तरफ देखिए थोड़ा ऊंचा क्षेत्र, बीच में ऊंचा है दोस्तों, जल विभाजक का काम कर रही है बीच में जो है, और दोनों थोड़ा गड्ढे गड्ढे के रूप में है दोस्तों, धारा अ और धारा ब। देखिए इसी तरह यहाँ से जल विभाजक का काम हो रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अगर पूछा जाए एग्जाम में आपको तो क्या मारिएगा? अमेजन नदी दोस्तों। चलिए ज्ञात कीजिए, भारत में किसी नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? चलिए हम लोग देखते हैं किस नदी की है दोस्तों। चलिए भारत में अपवाह तंत्र देखिए, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के दौरान होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला देखिए हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां दोस्तों। फर्स्ट नंबर है आपका हिमालय की नदियां तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां दोस्तों। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों एक दूसरे से भिन्न है दोस्तों। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी है दोस्तों, मतलब साल भर इसमें पानी आते रहती है दोस्तों, मतलब 12 मासी नदियां होती है, इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है और ये अपना मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां जो है विसर्प, गोकुल झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है दोस्तों। ये नदियां जो है पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। चित्र 3.3 में देखते हैं हम लोग, पहले समझ लेते हैं दोस्तों। नदी की विभिन्न अवस्थाएं देखिए नदी का स्रोत है दोस्तों। नदी का पानी देखिए इसमें आ रहा है, ऊपरी भाग है ये जो है दोनों साइड ऊपरी भाग है दोस्तों, उथला हुआ है। फिर देखिए मध्य भाग आपका, ये मध्य भाग है, बीच में जो है मध्य भाग है। और विसर्प देखिए, विसर्प जो टेढ़ी मेढ़ी जो सांप जैसा चलते हुए आ रहे हैं दोस्तों, उसे हम लोग विसर्प कहते हैं। और मध्य भाग से
इधर से भी एक नदी आ रही है दोस्तों। गोकुर झील देखिए दोस्तों, यू यू आकार की जो होती है इसे हम गोकुर झील कहते हैं दोस्तों। और सब नदियों की धाराओं मिलकर एक जगह जाके जो गिराती है उसे हम लोग निचला भाग यानी डेल्टा कहते हैं दोस्तों। यहीं पे जाके डेल्टा का निर्माण करती है और गाद सभी नदियों का बहते हुए गाद जो आता है अपक्षेपण मिट्टी दोस्तों यहाँ पे आके जमा हो जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है दोस्तों। अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है कैसी होती है, मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्ष भर इनका प्रवाह जो है ना वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों का पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। पश्चिमी घाट से निकलती है लेकिन तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिमालय की नदियां दोस्तों देखिए, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है दोस्तों। सिंधु नदी तंत्र के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है दोस्तों। पश्चिम की ओर बहती हुई है। सिंधु नदी जो भी है दोस्तों वो भी पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है भारत में दोस्तों? लद्दाख में। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है दोस्तों। सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मीठानकोट, कहाँ पे दोस्तों? मीठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण तरफ बहती है। अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा होता है। तो सिंधु नदी का जो मैदान का ढाल है ना बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग करता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी तंत्र दोस्तों देखिए, चलिए गंगा पे हम लोग चर्चा करते हैं। VVI है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आप लोग इस चैप्टर को पूरा 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी है दोस्तों। गंगा की जो मुख्य धारा है ना भागीरथी की गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा के उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है दोस्तों। फिर से इस लाइन को रिपीट किया जाए। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं उसको। जैसे यमुना हो गया आपका, घाघरा हो गया,
गंडक हो गया तथा कोसी। यमुना नदी नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से तो निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से दोस्तों। यह गंगा के दाहिने किनारों के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में दोस्तों गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैप को थोड़ा समझिए दोस्तों। सिंधु नदी तंत्र जो है आपका कहाँ से बह रही है? आपका जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से बहते हुए दोस्तों पाकिस्तान में गिरती है। देखिए झेलम नदी के तट पे देखिए दोस्तों, झेलम नदी आपका दोस्तों ये कश्मीर से निकलती है। सतलज नदी के किनारे झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज दोस्तों, सभी नदियां जो है पाकिस्तान इधर से निकल आते हुए इधर निकल रही है दोस्तों। सतलुज नदी जो है ब्यास नदी से निकलती है दोस्तों, और गोविंद सागर की भी धारा इसमें मिलती है सतलुज में दोस्तों। और रावी नदी जो है सिर्फ ब्यास से निकलती है, रावी दोस्तों। और चिनाब नदी जो है ये भी आपका बुलर झील से ही निकल रही है दोस्तों। चलिए सामर झील देखते हैं हम लोग। आगे देखिए गंगा नदी देखिए कहाँ से निकल रही है। गंगा इसे निकलते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी दोस्तों, यहाँ पे जाके गिर जाएगी। चलिए आप लोग इसको स्टॉप करके देख लीजिएगा मैप दोस्तों, बढ़िया से समझ लीजिएगा। तुंगभद्रा नदी आपका यहाँ पे है दोस्तों, कृष्णा यहाँ पे, निजाम सागर यहाँ है, नागार्जुन सागर यहाँ पे दोस्तों, कोलोरी झील आपका इधर है, पुलिकट झील देखिए आपका यहाँ पे है दोस्तों, चिल्का झील आपका यहाँ पे है, महानदी के पास जाके चिल्का झील बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है दोस्तों। वेम्बनाथ झील आपका केरल में दोस्तों, यहाँ पे देखिए। ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। देव प्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखिए दोस्तों। इधर देव प्रयाग है, इधर अलकनंदा है दोस्तों, दोनों का संगम है यहाँ पे, जिसे देव प्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित 2 उद्देश्य है: प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उनके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। चलिए हम आगे देखते हैं। नेपाल हिमालय से हम लोग छोड़े थे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। ये हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय से आगे। नेपाल हिमालय से निकलती है और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है दोस्तों, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जैसे चंबल हो गया, बेतवा, सोन है दोस्तों, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम है दोस्तों। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ से कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व की दिशा में और पूर्व की दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है दोस्तों। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बंट जाती है। एक भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है। हुगली जो है क्या दोस्तों? एक वितरिका है, जिससे इस नदी आ रही है, इसमें कोई नदी आके जुड़ जाएगी एक कहानी दोस्तों, उसे हम वितरिका कहते हैं। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समुद्र में जब विलीन होने से पहले उसे किस नाम से जानते हैं?
मेघना के नाम से तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए, क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से पड़ा दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों। चित्र 3.4 में देखेंगे हम लोग। आप गंगा के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदानों की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है दोस्तों। परंतु इसके ढाल में गिरावट जो है मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है दोस्तों। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या बनते हैं? बड़े बड़े विसर्ग दोस्तों। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों को काफी नजदीकी से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर बहती है। भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर है दोस्तों के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग का नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तथा दिवांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या जानते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो जानते हैं और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो है एकदम शीत एवं शुष्क क्षेत्र, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। परंतु उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है दोस्तों। प्रायद्वीप नदियाँ देखिए। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो है पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है दोस्तों। नर्मदा द्रोणी चलिए देखते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है दोस्तों। नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। साथियों, ये हम लोग आगे चलते हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो देखिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ताप्ती द्रोणी, देखिए दोस्तों, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच के तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही और भारत पूजा तथा पेरियार है। इन राज्यों के नाम बताएं जहां नदियां बहती है। दोस्तों, चलिए गोदावरी द्रोणी हम लोग देखते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दोस्तों, गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर फैक्चुअल डाटा पूछे रियल में तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यह बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। दोस्तों, प्रायद्वीप नदियों में इसका अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है गोदावरी का। दोस्तों, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी की द्रोणी से 50% भाग है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। दोस्तों, किसकी सहायक नदी है ये सब? गोदावरी की है। दोस्तों, गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी है, जो बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महानदी द्रोणी देखिए। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। दोस्तों, इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ये हम लोग आगे चलते हैं। फिर देखिए, कृष्णा द्रोणी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रवाह मूसी, भीमा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। दोस्तों, हम लोग कावेरी द्रोणी पे चर्चा करते हैं। कावेरी द्रोणी के बारे में देख लेते हैं। कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? दोस्तों, तो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती है कावेरी के। दोस्तों, भवानी, हेमावती और कामनी है। दोस्तों, कौन कौन है? अमरावती, भवानी, हेमावती, कामनी। दोस्तों, इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर और बंगलोर तथा कोलार में स्वर्ण क्षेत्र का प्रदान किया जाता है। दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का, चलिए आगे देखते हैं। इस बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं
जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी और बैतरणी दोस्तों तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसमें 97% जल लवणीय है दोस्तों। केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसकी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है दोस्तों। जिसका 3% पानी उपलब्ध है स्वच्छ दोस्तों, लेकिन उसमें भी 3/4 जो है बर्फ के रूप में है दोस्तों। चलिए झीलें देखते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार आप अन्य झीलों व स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद भी लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर और नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आप कभी भी क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। जैसे पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत सागर, अरल सागर दोस्तों। चलिए, भारत की बहुत सी झीलें भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थानीय होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। जैसे यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादरों की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है दोस्तों। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार उरोदिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों लिए इसका फिगर थोड़ा देख लीजिए। लोकटक झील दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? आपका मणिपुर में पड़ता है दोस्तों। लोकटक मणिपुर दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भरी गई होगी। जो बाद में बर्फ दोस्तों, बर्फ पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग में बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नगर परियोजना। ये सब दोस्तों बांध बनाने की क्रिया के दौरान झील बने दोस्तों। एटलस की सहायता से प्रकृति में मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार करना है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है
तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ये आगे नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व, नदियों का जो है अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है इसको देखते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। नदियों का जो जल है मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा आगे देखते हैं। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया गया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलिए देखते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई और नौसंचालन जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है दोस्तों। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता सुधार करना दोस्तों। चलिए नदी प्रदूषण देखते हैं हम लोग। नदी जल की घरेलू और औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं दोस्तों। केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य और योजनाएं चलाए जा रहे हैं दोस्तों। योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाएं दोस्तों। चलिए अभ्यास हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वुलर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है दोस्तों? अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम है। कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील है दोस्तों, ये आपका सामर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों आपका गोदावरी है दोस्तों। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये आपका ताप्ती बहती है। ताप्ती एक दोस्तों, एक नर्मदा, दो नदियां जो है भ्रंश की घाटी से होकर बहती हैं। चलिए यहाँ से संक्षेप उत्तर है दोस्तों, आप लोग यहाँ से अपने से देख लीजिएगा। संक्षेप में आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए ये सब बताने का चीज़ नहीं है। चलिए हम लोग आगे पार्ट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।